सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रिपरेशन। मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल लेट्स ग्रो स्पेशली डेडिकेटेड है टीजीटी सोशल साइंस को। इस चैनल पर मैं आपको फ्री डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है या फिर जिन बच्चों ने स्टार्ट कर ली है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी, कैसे हमें एग्जाम को क्रैक करना है, सिलेबस, स्टडी प्लान और पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। टारगेट रहेगा हमारा डी ट्रिपल एस बी टीटीटी सोशल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट डी ट्रिपल एस बी टीटीटी सोशल साइंस एग्जाम कंडक्टेड बाय दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम डी ट्रिपल एस बी बोलते हैं। पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो है टीजीटी सोशल साइंस। सबसे पहले हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं कि उसके सब सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं। हमें पेपर 2 में हिस्ट्री देखने को मिलती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पेडागोजी। इन सभी को मिलाकर हमारा पेपर 2, जो कि 100 मार्क्स का होता है, वो रेडी होता है। मोड हमारा ऑनलाइन मोड होता है, जिसको हम सीबीटी मोड बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम सीबीटी बेस्ड बोलते हैं, यानी कि ऑनलाइन मोड होता है। इन सब की बातें हम आगे डिटेल से करेंगे। एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू। सबसे पहले हम अपने एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस हमारे 200 एमसीक्यूज होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के, यानी कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस। टाइम होगा हमारा 2 आवर्स का, यानी कि 140 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस। आप यहाँ से लेवल चेक कर सकते हो कि डी ट्रिपल एस बी का क्या लेवल है। 120 मिनट में हमें 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। अगर आपका एक आंसर करेक्ट हुआ तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा, और अगर वो रॉन्ग हुआ तो -0 2.5 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में आपको जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, रीजनिंग 20 मार्क्स की, मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं 20 मार्क्स की, इंग्लिश और हिंदी ये भी आपकी 20 मार्क्स की। ऐसे आपके टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में होते हैं। इन्हें भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जब आप एग्जाम दोगे ना, तो सबसे पहले जो सेक्शन ओपन होगा वो होगा आपका रीजनिंग का। जो रीजनिंग होती है, ये डी ट्रिपल एस बी एग्जाम में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें बच्चे 20 में से 18 मार्क्स तक स्कोर कर लेते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्कोरिंग होता है। अब इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। मैंने 4 टॉपिक लिए हैं जो टी ट्रिपल एस बी अभी कुछ लास्ट ईयर से रिपीट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, डी ट्रिपल एस बी का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछता है। अब जो लास्ट ईयर से जो उसने पैटर्न को अपनाया हुआ है, उसके बेसिस पर मैं आपके लिए ये टॉपिक्स लेके आई हूँ। जब मेरा एग्जाम था, जो कि था 1 नवंबर को, ट्रिपल एस में पीजीटी सोशल साइंस का, उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आई हूँ। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनालॉजी,
सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शंस, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है डी ट्रिपल एस पी। यानी कि इनकी वेटेज अगर हम लें 20 में से 12 टू 13 मार्क्स की है। आप देख सकते हो कि 5 टॉपिक में से आपके इजीली 12 मार्क्स गेन हो रहे हैं। यानी कि टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। अब हमें रीजनिंग में और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि 5 क्वेश्चंस की डेली। देखो रीजनिंग में क्या है, प्रैक्टिस चाहिए। हमने कंसेप्ट तो क्लियर कर लिया, लेकिन स्पीड इंक्रीज करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप रीजनिंग को डेली 20 मिनट्स पे दे रहे हो ना, वो भी इनफ है। यानी कि अगर आप दिन के 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग के, वो भी इनफ है। और आप इन 20 मिनट से इन 20 क्वेश्चन से इजीली 18 मार्क्स तक स्कोर कर लोगे। सो डी ट्रिपल एस बी में रीजनिंग बहुत इजी आती है, ऐसे टफ लेवल की नहीं आती है। हम इसको इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। इस बात पर हमें ध्यान देना है। ये थोड़ी-सी टाइम टेकिंग ज़रूर होती है, लेकिन ईज़ी लेवल की होती है, ऐसे टफ नहीं होती है। फोकस ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी। DSSB का पूरा एग्ज़ाम स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बना लिया ना, तो आप ईज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसीलिए आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, कि प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और उसी से ही आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी। तो ये था हमारा रीज़निंग का कि कैसे हमें कौन से टॉपिक करने हैं, इन टॉपिक्स को तो हमें छोड़ना ही नहीं है और कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम देना है। ये थी हमारे रीज़निंग की स्लाइड। रीज़निंग के बाद आपका एग्ज़ाम में नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, वो होगा जीएस का, यानी कि जनरल अवेयरनेस का। आप सभी बच्चे ये बोलते हैं कि मैम जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी फिनिश ही नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं अगेन कि पेपर के एनालाइज पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टी ट्रिपल एस भी अगेन उन्हीं में से पूछ रहा है। तो हमें भी इन्हीं टॉपिक को कवर करना है और अपने एग्जाम में उनको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में डी ट्रिपल एस पी मेनली मेडिवल पर फोकस करता है। मेडिवल में भी दिल्ली सल्तनत में से काफी क्वेश्चंस पूछता है। देन ज्योग्राफी में से पूछता है और पॉलिटी में भी वो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है। पॉलिटी में भी राइट्स के बारे में, आर्टिकल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, शेड्यूल के बारे में, इन सब से क्वेश्चंस पूछता है। यानी कि पॉलिटी की भी वेटेज अच्छी होती है जनरल अवेयरनेस में। अगर मार्क्स की बात करें तो 3 to 4 मार्क्स की अकेली पॉलिटी आती है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स अराउंड 1 या 2 मार्क्स की सिर्फ इतनी आती है, इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है जनरल अवेयरनेस में। सिर्फ इसमें से हमें एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? हिस्ट्री, पॉलिटी, देन ज्योग्राफी। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में से भी हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब आप सोचोगे कि हमें कौन से करंट अफेयर करने चाहिए? जब आपका एग्ज़ाम आए, उसके रिसेंटली 6 टू 8 मंथ्स के हमें करंट अफेयर को रेडी करना है। जो डी ट्रिपल एस बी है, वो लास्ट 6 मंथ से ही क्वेश्चंस पूछता है करंट अफेयर की और इसकी वेटेज 2 से 3 मार्क्स की होती है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप बात कर लेते हैं लूसेंट की। जब भी जीएस की बात और लूसेंट ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर आपने लूसेंट को एक कंप्लीट रिवीजन के साथ पढ़ लिया ना, तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उसी में से ही कवर हो जाएगी। उससे एक्स्ट्रा आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तो जो लूसेंट है ये जीएस के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है और अगर आपने इसको कवर कर लिया तो फिर किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। सो लूसेंट पे ज़्यादा फोकस करें। देन प्रैक्टिस डेली एमसीक्यूज। आपको जीएस के एमसीक्यू लगाने हैं जिससे क्वेश्चन का नेचर के पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन टीटीपीएस भी हमसे पूछता है। नेक्स्ट, रिवाइज स्टैटिक्स जीके रेगुलरली। यानी कि हमें स्टैटिक्स जीके को भी रिवाइज करना है। स्टैटिक्स जीके में से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हमें स्टैटिक्स जीके को भी पढ़ना है। ये थी हमारी जनरल अवेयरनेस की स्लाइड। अब एग्जाम में आपके जीएस के बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, वो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, यानी कि मैथ्स का। अब मुझे पता है कि जो बच्चा टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन करता है, जनरली उनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है। वो मेरा भी है, बट 20 मार्क्स की हमारी मैथ्स आती हैं,
इसको हम ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। अगर आपने इन टॉपिक को भी कवर कर लिया ना, जब भी आपके 20 में से 12 टू 14 मार्क्स आप इज़िली गेन कर लोगे, सिर्फ़ इन्हीं चैप्टर में से। क्योंकि ये चैप्टर बार-बार रिपीट हो रही है, बार-बार DSSS भी इन्हीं में से क्वेश्चंस पुट आउट कर रहा है। तो हमें सिर्फ़ ये ही 6 से 7 क्वेश्चंस 6 से 7 चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करना है। अगर आपने इतने भी प्रिपेयर कर लिए, जब भी आपके 12 से 14 मार्क्स इज़िली आ जाएँगे। सो टॉपिक्स कौन से हैं? एक तो परसेंटेज, परसेंटेज से इवन 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है DSSS भी। अभी लास्ट ईयर से तो बिल्कुल पूछ रहा है। देन प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स आते हैं, रेशो, एवरेज इनसे भी क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, एसआई और सीआई इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये चैप्टर है, हमें इनको बिल्कुल प्रिपेयर करना है। अगर हमने सिर्फ़ ये 4 से 5 चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया, देन हम ईज़िली मैथ में अच्छे मार्क्स ले आएँगे। अब लर्न शॉर्ट ट्रिक्स, आप सभी को पता है कि मैथ्स ट्रिक से ही सॉल्व होगा। ऐसे जनरली सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा एक ही सेक्शन में, और टाइम तो हमारा DSSS को क्लियर करवाने के लिए एक इम्पोर्टेंट की है, तो इसको तो हमें बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। तो ट्रिक से हमें हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस करनी है और डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस, यानी कि जिससे हमारी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाए और हम ईज़िली अपने क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन होता है उसको सॉल्व कर सकें। तो हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट ट्रिक्स की और डेली कैलकुलेशंस की। ये थी हमारा मैथ सेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन ओपन होगा इंग्लिश का, देन हिंदी का। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। अब रीजनिंग के बाद जो ज़्यादा स्कोरिंग हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी में भी बच्चे 20 में से 18 मार्क्स ले आते हैं। हाँ जी, ईज़ी मोड की आती है ये भी आपकी हिंदी, यानी कि आप ईज़िली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने 10th लेवल तक की भी हिंदी को प्रिपेयर कर लिया ना, हमें ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है। अगर आपने 10th लेवल तक की भी हिंदी को प्रिपेयर कर लिया, जब भी आप 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो DSSS में, क्योंकि हिंदी ईज़ी आती है, ज़्यादा टफ नहीं आती। और बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में अगर आपने वोकैब, ग्रामर रूल अगर इन पर भी फोकस कर लिया, तो आप इजीली 14 टू 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश भी आपकी इजी टू मॉडरेट आती है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं आती। अब बात कर लेते हैं इनकी डिटेल से। लैंग्वेज सेक्शन टिप्स, सबसे पहले हिंदी। हिंदी में व्याकरण आएगी, व्याकरण में समास, वाक्य, संधि और आपके काल काल से भी क्वेश्चन आते हैं। काल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रिया हो गई, ठीक है? इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। अपठित गद्यांश आएगा, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है हमें। ये थी आपकी हिंदी। अब बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको ग्रामर बेसिक रूल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें से आपके 3 टू 4 क्वेश्चंस आएँगे। और वोकैब DSSS भी रिसेंटली काफ़ी फोकस कर रहा है। अगर आपने वोकैब छोड़ दी ना, तो इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। क्योंकि वोकैब अभी रिसेंटली 10 मार्क्स की आ रही है 20 में से। अब आप देख सकते हो कि इसकी कितनी वेटेज इंक्रीज़ हो रही है। अब 20 मार्क्स में वो आपसे सिनोनियम पूछ सकता है, एंटोनियम पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेज पूछ सकता है, स्पेलिंग एरर पूछ सकता है। इन सभी को मिला के 10 मार्क्स की वेटेज हो जाती है हमारी वोकैबुलरी की। तो आप देख सकती हो ग्रामर के 3 से 4 क्वेश्चंस आएँगे और वोकैब के अराउंड 10 मार्क्स की हमारी वोकैब आएगी। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वोकैब का। आपको डेली वोकैब प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए क्योंकि फिर आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आपने अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर ली तो। देन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज रेगुलरली, और आपका इसमें पैसेज भी देखने को मिलेगा, और जो कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स का पैसेज, अराउंड 10 मार्क्स की आपकी वोकैब, 15 मार्क्स हो गए, और 3 टू 4 मार्क्स के आपके आगे ग्रामर बेसिस। तो ये है आपका इंग्लिश का पैटर्न, और ये है आपका हिंदी का पैटर्न। हिंदी में आपसे पर्यायवाची भी पूछेगा, ठीक है? और एक शब्दों के लिए ये सारे अनेकार्थी शब्द और ग्रामर, इन सब से क्वेश्चन आएँगे। 5 मार्क्स का यहाँ पर भी आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। अब आइए, हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारे जो मेन सब्जेक्ट है, हमारा सोशल साइंस।
जो कि 100 मार्क्स का है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो हमारा सबसे मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, वो है हमारा मॉडर्न और वर्ल्ड। एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आती, तो हमें इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें किस पर फोकस करना है? मॉडर्न पर और वर्ल्ड पर। अभी जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें DSSS ने एक्टिविटी सोशल साइंस का सिलेबस निकाला था। उसने पहली बार सिलेबस डिक्लेयर किया था। उस सिलेबस में आपको मॉडर्न और वर्ल्ड सिर्फ इन्हीं के टॉपिक थे। एंशिएंट और मेडिकल तो था ही नहीं। तो इसलिए हमें इन पर फोकस नहीं करना है। हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ मॉडर्न और वर्ल्ड। एक DSSS में हिस्ट्री में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसमें मॉडर्न और वर्ल्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मेडिकल से नहीं, तो हमें इनको करना ही नहीं है। जो हमारे 2 ही टॉपिक बचे फिर तो हमारे, एक तो मॉडर्न और एक वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन ज्योग्राफी, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और इनकी वेटेज अराउंड, अगर 100 में से बात करें तो 20 मार्क्स की होती है हमारी ज्योग्राफी की, और हिस्ट्री की बात करें तो 30 मार्क्स की। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अभी रिसेंटली जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें आपकी जो सोशल साइंस है ना, उसकी वेटेज हो गई थी अराउंड 30 मार्क्स की, और जो हिस्ट्री थी ना, इसकी हो गई थी वेटेज 20 मार्क्स की, और सोशल साइंस ने 30 मार्क्स की वेटेज हो गई थी, और ज्योग्राफी हमारी 20 मार्क्स की थी। तो आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस से भी कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने ही करने हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर मैं बात करूँ, तो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, ये जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, अगर आपने सिर्फ इनको पढ़ लिया ना, हमारी पूरी पॉलिटिकल साइंस रेडी हो जाएगी। सो ये बुक हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे हमारे लास्ट वाले एग्जाम में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो आपको ये वाली बुक्स ज़रूर एक बार रीड आउट करनी है। नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आता है। अगर आपने 9th और 10th के एनसीईआरटी को भी अच्छे से एक बार रीड कर ली ना, जब भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो वेटेज की है और उसकी बात करें, तो 10 टू 15 मार्क्स की होती है। जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो 10 टू 15 मार्क्स की होती है, और हमें 9th और 10th की एनसीईआरटी रीड करनी है, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए इनफ है। अब आगे बात करें पेडागोजी की। पेडागोजी हमारी 10 टू 15 मार्क्स की आती है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 टू 15 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स है हमारे टीटर प्लेसमेंट को क्लियर करवाने में। सो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें आपके टीचिंग मेथड्स, इवेल्युएशन, लर्नर साइंटिस्ट, एजुकेशन, ये सब टॉपिक्स आते हैं। अब आइए इनको और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि हमें हिस्ट्री में कौन से एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अपने सेक्शन में। नेक्स्ट, नेशनल मूवमेंट्स, गवर्नर जनरल्स एंड एक्ट्स, ये फेवरेट टॉपिक है DSSS के हिस्ट्री में। इनसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, तो ये तो हमें कवर करने ही करने हैं। इवन सबसे पहले यही कवर करने हैं, अगर मेरी बात मानो तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक को कवर करना चाहिए। सो ये थी हमारी हिस्ट्री के टॉपिक्स। देन टिप्स, प्रिपेयर टाइमलाइंस एंड इवेंट्स। अगर मैं बात करूँ DSSS की, जो फेवरेट टॉपिक है वो है उसका टाइमलाइंस का। वो टाइम पर इतने क्वेश्चंस पूछता है बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी और डिपार्टमेंट में तो क्या होगा, आपसे सिर्फ वो इवेंट पूछ लेंगे उस इवेंट के बारे में, लेकिन DSSS में क्या पूछेगा, वो इवेंट कब हुई थी, उसका डेट बताओ। यानी कि इस डेट से क्वेश्चन पूछना इसका फेवरेट क्वेश्चन है। यानी कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ये सिर्फ डेट से पूछता है DSSS में हिस्ट्री में, कि वो वाला इवेंट कब हुआ था, वो वाला कब इवेंट कब हुआ था। आपको एग्जैक्ट ईयर के साथ में डेट भी लर्न करनी है। सो ये इसके फेवरेट टॉपिक हैं, तो इनको तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है। देन रिवाइज एनसीईआरटी 6 टू 11th, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देन सोल्व पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज। अब जैसे आपने एक टॉपिक कवर किया, सपोज करो आपने किया कवर
रिवोल्ट अगर आपने कोई रिवोल्ट का टॉपिक प्रिपेयर किया, उस रिवोल्ट के टॉपिक से ही हमने क्या करने हैं, टॉपिक वाइज़ अपने पीवाईक्यूज़ को लगाना है। जिससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी, यानी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनेगी। तो आपको टॉपिक पहले रिवाइज़ करना है, उसके बेसिस पे आपको पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में से अर्थ के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इनकी फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स टाइम एक फेवरेट टॉपिक है। एंड सॉइल, एग्रीकल्चर, इनसे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो इन्हें भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर ज्योग्राफी की बात करें, तो आप क्लास 11th और 12th ये 2 बुक हमें ज़रूर रीड करनी है। अगर आपने ये 2 बुक रीड कर ली ना, तो आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की नीड ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी डेप्थ वाली बुक है, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। तो आपको ज्योग्राफी की क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी ज़रूर रीड करनी है। देन टिप्स, यूज़ मैप्स एंड डायग्राम्स। आपको डायग्राम और मैप के साथ में ज्योग्राफी को समझना है। इससे क्या होगा, आपका एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपका जो लर्निंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि वैसे तो देखो, ज्योग्राफी बिना मैप के, बिना डायग्राम के हम समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको मैप और डायग्राम की इम्पोर्टेंस समझनी है ज्योग्राफी में, कि इनके बिना हम ज्योग्राफी को कवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिवाइज फैक्ट रेगुलरली, यानी कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, उन्हें भी रिवाइज करना है। प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली। एमसीक्यू को तो हमें करना ही करना है। पीवाईक्यूज, आपने कोई भी टॉपिक किया, किसी दिन हिस्ट्री पढ़ी, किसी दिन ज्योग्राफी पढ़ी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू लगाने ही लगाने हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। जो मैंने आपको बताया था, लास्ट एग्जाम से इसकी जो वेटेज है वो एकदम से इंक्रीज हो गई। ये 20 मार्क्स से 30 मार्क्स तक चलेगी। तो इसकी वेटेज काफ़ी। की पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्लास 9 और 10th ये दो एनसीईआरटी परफेक्ट है सोशल साइंस के लिए। देन टिप्स, रीड क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी, अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, डू नॉट मगर, हमको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। रिवाइज आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की वेटेज मैंने आपको बता दी थी, 10 to 15 मार्क्स की होती है, यानी कि सबसे कम जो वेटेज है हमारे इकोनॉमिक्स की होती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। इंडियन इकोनॉमी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको एक टॉपिक और ऐड करना है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐड कर सकते हो, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब टिप्स की बात करें, फोकस ऑन डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। डेफिनेशंस, जैसे कि कोई भी टर्म दे देगा आपको और कहेगा इसका मीनिंग क्या है, या फिर इसकी डिफाइन क्या है, तो आपको डेफिनेशन पर भी फोकस करना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे डेली बेस पे भी। एनसीईआरटी इज इनफ, आपको क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के लिए इनफ है। प्रैक्टिस अजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, यानी कि इनमें से अजर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारी पेडागोजी, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसकी वेटेज है 10 to 15 मार्क्स की और हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है। जब हमने अपना सीटेट लेवल का जो हमने कंसेप्ट थे वो पढ़ के हमने अपने सीटेट को क्लियर करा था, सिर्फ उसी लेवल तक की आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। अब जो कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, पहले ही क्लियर कर लिए हैं, अब वो आपसे पूछे जा रहे हैं, वो भी 10 से 15 नंबर के, और वो भी इजी लेवल पर। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होना ही है आपका, क्योंकि इससे आप इजीली अपने 10 से 15 नंबर बढ़ा रहे हैं। ये माने कि बिना पढ़े, कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो बिना पढ़े आपके 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है। सो जो पेडागोजी है फोकस करती है मेनली किस एरिया पर, टीचिंग मेथड्स पर, कि जब हम अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाएं हमें कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का,
इवैल्यूएशन टेक्निक्स का एंड फोकस ऑन सीटेड लेवल कंसेप्ट्स। इन्हीं टॉपिक में से आपके 10 टू 15 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। नेक्स्ट टिप्स, अंडरस्टैंड क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि हमसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे किस टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे वो हमसे क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हैं और उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। इस टाइप की क्लासरूम बेस्ड सिचुएशन वाले हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लिंक थ्योरी विथ रियल क्लासरूम सिचुएशन, अगेन जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, पीवाईक्यू आर ए मस्ट, यानी कि इनके पीवाईक्यू लगाने हैं। अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए ना लास्ट 10 ईयर्स के, जब भी काफ़ी है। उनमें से भी आपके इज़िली 15 में से 15 आ सकते हैं। इसमें तो कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसमें आप इज़िली 15 में से 15 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज़। मैं बार-बार पीवाईक्यूज़ लगाने के लिए क्यों कह रही हूँ? इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? पीवाईक्यू हेल्प टू अंडरस्टैंड एग्ज़ाम ट्रेंड। देखो अगेन जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था D2+B का, वो 1 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में था। यानी कि आप देख सकते हो कि जिस दिन पहले एग्ज़ाम था उसके पहले शिफ्ट में मेरा D2+B TGT का एग्ज़ाम था। अब मैंने अपनी प्रैक्टिस कैसे की थी? पीवाईक्यू लगाकर कंसेप्ट क्लियर करे, पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया। इससे क्या हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है D2+B और क्या नेचर है उनका, डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, ठीक है? जो ये और कौन-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो सारी चीज़ें थी मैंने एनालाइज़ बेसिस पर ही क्या किया था, अपनी प्रैक्टिस की थी। तो इसीलिए से क्या हो जाएगा पीवाईक्यू से कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का ट्रेंड कैसा चल रहा है, किस टाइप के वो क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, क्या उसने कुछ क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस की हैं, कौन से उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये सब हम पीवाईक्यू से समझ सकते हैं। और मैं भी अब आपकी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट करूँगी अपने चैनल पर। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करेंगे D2+B की। ठीक है? आगे बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई रिपीट टॉपिक्स। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि कौन से टॉपिक हमारे रिपीटेबल हैं, यानी कि बार-बार रिपीट हो रही है, और जो रिपीट हो रही है हमें उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं पर फोकस करना है, सिंपल सी बात है, और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इसीलिए ये है इम्पोर्टेंस आपकी पीवाईक्यूज़ की। इम्प्रूव एक्यूरेसी प्लस स्पीड, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है D2+B में मैंने आपको बताया था। स्ट्रैटेजी, लास्ट 10 टू 15 ईएस पीवाईक्यूज़, आपको इतने पीवाईक्यूज़ तो करने ही करने हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये तो मैंडेटरी है, ये समझ लो। अब क्या चल रहा है 2026, तो आपको कम से कम 2016 तक के सभी पेपर्स को एक बार पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ जो पीवाईक्यू है, वो टीजीटी सोशल साइंस के ही हो। पेपर 2 के लिए तो आप ये कर सकते हैं, बट पेपर 1 में अगर कोई नॉन टीचिंग एग्ज़ाम भी है ना, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जो पेपर 1 है हमारा और उसका वो कॉमन है। तो D++ पेपर 1 हम सबका कॉमन है, उसमें सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो हमें नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। सिर्फ टीजीटी सोशल साइंस के ही नहीं लगाने कि हमारा एग्ज़ाम तो ये वाला है, सिर्फ हमें इसके ही पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है, नहीं। चाहे नॉन टीचिंग हो या फिर अदर सब्जेक्ट का टीचिंग एग्ज़ाम हो, हमें दोनों की पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगेन जो हमारा टॉपिक्स हैं और जो उसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो सेम है पेपर 1 में। तो इसलिए हमें पेपर 1 के लिए हर एक एग्ज़ाम का वो पेपर अटेम्प्ट करना है। एनालाइज़ मिस्टेक्स आफ्टर एवरी टेस्ट। अब आपने एक टेस्ट लगा दिए, अब ये नहीं है कि टेस्ट लगाने के बाद मार्क्स देख लिए, हाँ, ये मेरे इतने मार्क्स आए हैं, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एनालाइज़ करनी है अपनी मिस्टेक्स को, कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ की हैं? क्या मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ? या फिर मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, ये सब एनालाइज करके ही आप अपने नेक्स्ट टेस्ट को अटेम्प्ट करना। इससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें टेस्ट तो लगाना है, बस उसके साथ हमें मिस्टेक्स को भी एनालाइज करते हुए चलना है और अपने मिस्टेक्स पर वर्क करना है कि मेरे जो नेक्स्ट टेस्ट में जो अटेम्प्ट करूँगा उसमें ये मिस्टेक्स मुझसे ना हो। ठीक है? तो हमें एनालाइज़ ज़रूर करना है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट की है हमारे टेस्ट को, हमारे मुँह को लगाने की।
नेक्स्ट, डेली स्टडी प्लान। हमें कैसे अपनी स्टडी को करना है। 7 to 8 आवर्स। अब पेपर वन को देना है हमें 2 से 3 आवर्स। अब पेपर वन में आप जीएस प्लस इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, हिंदी प्लस मैथ्स भी पढ़ सकते हो, रीजनिंग प्लस हिंदी भी पढ़ सकते हो। ये आपकी चॉइस है। लेकिन हमें 2 से 3 घंटे अपने पेपर वन को देनी है। देन पेपर टू को हमें अगेन 2 घंटे देने हैं, 1 घंटा देना है। ठीक है, अपने प्रैक्टिस के ऊपर, अपने चॉइस के ऊपर है। देन रिवीजन हमें करनी है 1 आवर की। उसमें आप अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, एमसीक्यू लगा सकते हो, मॉक लगा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है और आपको अपने अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिस करनी है, अपना डेली स्टडी प्लान बनाना है। ये सिर्फ मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ कि आपको इतने आवर पेपर वन को देने हैं, इतने आवर पेपर टू को देने हैं और इतने आवर आपको रिवीजन के लिए देने हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर सकते हो। वीकली मॉक टेस्ट कंपलसरी, यानी कि एक वीक का एक ये मान लो टारगेट बना लो कि इस वीक के अंदर मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट होने के बाद उन टॉपिक्स का या उस सब्जेक्ट का एक मॉक लगा लो। इससे क्या होगा, आपका टारगेट भी रहेगा, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आप मॉक लगाओगे, आपके जो मार्क्स है उनका पता चल जाएगा। तो आपको वीकली एक मॉक तो लगाना ही लगाना है, ये तो कंपलसरी है। और बीच में आप एमसीक्यूज भी लगा सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। वीकली रिवीजन प्लान। डे 1 to 5 स्टडी न्यू टॉपिक्स, यानी कि स्टार्टिंग में हमें नए टॉपिक्स को पढ़ना है वीक में। देन लास्ट 6th डे हमें क्या करना है, रिवाइज करने हैं उसके पीवाईक्यूज। फिर डे 7th में हमें क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट रिवीजन। अब देखो क्या करना है, इसको डिटेल से समझते हैं। कि पहले 5 दिन एक टॉपिक ले लिया, उसको हमने स्टडी किया। देन 6th डे हमें जितने भी पीवाईक्यूज उस टॉपिक पर आए हैं वो हमें करने हैं, जितने भी आए हैं। देन डे 7th में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनका एक फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट कर दो, जिससे हमें मार्क्स का पता चल जाएगा कि हमने उस टॉपिक्स पर कितने प्रैक्टिस किए हैं या फिर कितना अच्छा वो हमें समझ में आया है। ये सब डिपेंड करेगा आपके मॉक्स के मार्क्स पर। इसीलिए सबसे पहले डिसाइड करो कि इस वीक का मेरा ये टॉपिक रहेगा, टारगेट बनाओ। इस वीक का मेरा ये टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। फिर कवर करने के बाद पीवाईक्यूज लगाऊं कि हाँ, इस टॉपिक से ये पीवाईक्यूज आए हैं। देन एक फुल लेंथ मॉक लगा दो और उससे जो मार्क्स आएंगे आप एनालाइज कर सकते हो मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, या फिर मेरी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, या फिर मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब आप ऐसे टारगेट बनाकर कर सकते हो। अब आपने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद में एक टॉपिक आपका मिनिमम मैं एक ले रही हूँ, आप 3 से 4 टॉपिक भी ले सकते हो क्योंकि पूरी वीक की बात है, ठीक है? अब क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, पीवाईक्यू भी लगा लिए, मॉक भी लगा लिए। अब आपको एक शॉर्ट नोट बनाना फॉर लास्ट रिवीजन, यानी कि जब आपका एग्जाम आएगा ना या फिर कुछ दिनों के बाद में आपको उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है। आपको लगा कि मुझे कुछ, मैं उसमें से कुछ भूल गया, मुझे उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, तो आप उसको फिर से रिवाइज कर सकती हो। कैसे? जो आप एक शॉर्ट नोट बनाओगे, जो आपके पूरे मंथ की, जो आपके पूरे वीक की मेहनत थी ना, उसको एक शॉर्ट नोट में आपको उतार दिया कि ये कुछ टर्म्स है, कीवर्ड्स है, उनको ऐसे-ऐसे लिख दिया। आगे जब भी आपको लगा कि मुझे इस टॉपिक की फिर से रिवीजन करनी है, आपने सिर्फ़ उन कीवर्ड्स को देखा और वो आपका टॉपिक रेडी हो गया। अब हमें पूरे वो 3-4 पेज के जो नोट्स हैं वो नहीं पढ़ने। सिर्फ़ जो हमने शॉर्ट नोट बनाए ना लास्ट रिवीजन के लिए, कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, सिर्फ़ उनको रिवाइज़ किया, मेरा टॉपिक रेडी। आपको ये करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँगे D2 प्लस बी में, और आप क्लियर तो ख़ैर करोगे ही, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो। लेकिन आपके जो मार्क्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छे आएँगे, बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे आपके, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से अपने प्रिपरेशन करोगे। नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब हमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है। क्या-क्या है? इग्नोरिंग पेडागोजी। पेडागोजी को इग्नोर नहीं करना है। 10 to 15 मार्क्स फ्री के हैं, बिल्कुल फ्री के, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं हमारे सीटेट में।
ठीक है? इसको इग्नोर करना ही नहीं है। नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग एनसीईआरटी। हमें ये इस बात पर नहीं रहना है कि जो DSSB है एडवांस लेवल का पूछता है, एनसीईआरटी से तो वो पूछेगा ही नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाएगी। हमें रिवाइज करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो हमारा बेस है, इसके बिना तो हम आगे नहीं चल सकते। तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, रिवाइज करना है। देन स्किपिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में, ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बता ही दी है, तो इनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट, स्टडिंग विदाउट अ टाइम टेबल। अभी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको यही बताया था कि टाइम टेबल बनाओ, टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो, टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, इस वीक में मुझे ये करना है। टू डू लिस्ट बनाओ, टारगेट बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। अगर आप ऐसे करोगे ना तो बहुत कम टाइम में आप एक टॉपिक को कवर कर लोगे। ठीक है? इसको तो अवॉइड भी नहीं करना, इसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, नो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। इसको भी नहीं करना, हमें प्रैक्टिस करनी है। ये जो मिस्टेक्स है हमें नहीं करनी है, इन सभी चीज को हमें सीरियसली लेना है और मॉक को भी हमें प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट रिसोर्सेज फॉर डेटा प्लेसिबल टीजरी सोशल साइंस, एनसीईआरटी बताया था मैंने अभी, बेस है, इसके बिना एडवांस पर जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हमारा बेस को हमें क्लियर करना है, देन हमें एडवांस लेवल पर जाना है। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, सेल्फ मेड नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स वही वाले जो आपकी 1 वीक की जो प्रैक्टिस थी उसको आपने एक शॉर्ट नोट में उतार दिया, एक कीवर्ड में उतार दिया, जिसको आपने सिर्फ पढ़ा, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज। अब हमें 3 से 4 पेज उस नोट्स के पढ़ने की नीड ही नहीं है, सिर्फ इस कीवर्ड्स को पढ़ा, टॉपिक रेडी। ये वाले शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है हमें पता है सीबीटी मोड का है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऐसे अपने मॉक को अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट है लेट्स ग्रो यूट्यूब चैनल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो मेरा चैनल है वो DSSB टीजीटी सोशल साइंस के लिए डेडिकेटेड है, और आज से मैंने प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट होंगे उस पर वीडियो लाती रहूँगी, और मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। प्रिपेयर विथ लेट्स ग्रो स्पेशल स्लाइड फॉर यू। अब हम क्या करने वाले हैं? प्रिपेयर विथ लेट्स ग्रो कंप्लीट TSSB सोशल साइंस सिलेबस। हम यहाँ पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि मैं उसके टॉपिक भी करवाऊंगी आपको, पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी, मॉक्स भी करवाऊंगी, और ये सारे आपके बिल्कुल फ्री रहेंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट होगी हर चीज। हम अपने बहुत अच्छे से TSSB को स्टार्टिंग से टारगेट करते हुए चलेंगे और प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। कंसेप्ट्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, पेडागोजी भी होगी, यानी कि हर एक पर्सपेक्टिव से कि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इजी लैंग्वेज रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा हर चीज। अगर मैं कोई क्लास लेके आ रही हूँ, अगर मैं कोई क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, हर चीज आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। रेगुलर टेस्ट रिवीजन होती रहेगी हमारी। अब मैं आपके यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लूंगी, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। Here at Let's Grow, we complete the full syllabus absolutely free for every aspirants। यानी कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो मेरी क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री होगी। हम फ्री प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए। मोटिवेशन, सक्सेस कम्स टू दोस हु प्लान, प्रैक्टिस एंड स्टे कंसिस्टेंट। सक्सेस उनके पास आती है जो प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट, कीप ग्रोइंग। आपको फोकस्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और ऐसे ही ग्रो करते रहना है लेट्स ग्रो के साथ। लास्ट स्लाइड आज की इस वीडियो की, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे लेट्स ग्रो को, और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट योर डाउट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी।
सो अगर आपको इससे अलग भी कोई क्वेरी रह गई हो अपने टॉपिक्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए या कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड and subscribe the my channel and like also my video.